गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3। कौन सा है? ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले SF 300 के क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और उस पर नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत डायरेक्ट होते हैं। अपना ऐसे 300 कौन सा है? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान। ओके, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ risk assessment procedure, nature, timing, extent of other audit procedure and nature, timing, extent of the other audit procedures, right? देखिए audit plan shall include description of NTE of planned risk assessment procedure, NTE of further audit procedure and other planned audit procedure that are required to be carried out so that engagement complied with the assessment। मतलब हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो या फिर जो रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो, उसके लिए हमको जो अदर स्टैंडर्ड्स हम अदर प्रोसीजर ना परफॉर्म करने हैं, हम क्या करते हैं उसकी प्लानिंग भी करते हैं। ओके, फिर ये बोला है कि जो ऑडिट प्लान होता है वो ऑडिट स्ट्रेटेजी से ज्यादा डिटेल्ड होता है और ध्यान रखना ऑडिट प्लानिंग एक ही फेज में नहीं होती है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं राइट, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं हमारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और हम लास्ट में देखते हैं क्या हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं या फिर क्या हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव है या फिर रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव अचीव है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं हमारे जो अदर ऑडिट प्रोसीजर होते हैं उनकी क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं, राइट। तो बेसिकली उसकी बात कर रहा है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई सीए फर्म है AB एंड एसोसिएट्स, वो ऑडिटर है की कंपनी के, बीइंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट, इनिशियल ऑडिट का केस है। AB एंड एसोसिएट इन्वॉल्व्ड देयर सीनियर पार्टनर of the firm to review the overall audit strategy prepared by their team members. What additional matters would be considered in initial audit engagement by the senior partner in establishing the overall audit strategy and audit plan of the key company limited? Okay, अपन क्या एडिशनल चीजें कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? अपन क्या देखा था? दो स्पेसिफिक चीजें अपन क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। कौन सा? पहला तो कौन सा? कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर इफ परमिटेड, राइट, पहला। दूसरा इनिशियल ऑडिट है ऐसे 510 ओपनिंग बैलेंस की रिगार्डिंग हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम क्या कहते हैं उस फैक्टर को भी क्या करते हैं कंसीडर करते हैं व्हाइल डेवलपिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, राइट। और अपन क्या देखा था, हमें जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज की दूसरे जो पैरामीटर्स है ऑफ कोर्स हम उनको कंसीडर करेंगे, साथ में अपन देखेंगे क्या अकाउंटिंग क्या ऑडिटिंग है ना या फिर क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, राइट, ऑडिटर पे, राइट। अपन क्या करते हैं इन 4-5 चीजों को कंसीडर करते हैं व्हाइल डेवलपिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, राइट। देखिए मैटर्स टू बी कंसीडर्ड, कम्युनिकेशन विद द प्रेडेसेसर ऑडिटर, एनी मेजर इशू मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑडिटिंग या फिर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसे 5-10 के मैटर्स को भी अपन क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। और जो अदर मैटर्स अपन जो कंसीडर करते हैं एज पर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल, अपन क्या करेंगे उनको भी कंसीडर करेंगे। जो अपन एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस के रिगार्डिंग अपन जो पैरामीटर चेक करते हैं अपन क्या करेंगे उनको भी चेक करेंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे सीए प्रद्युमन है, वो क्या कर रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं एक लिस्टेड कंपनी की ऑडिट की। जब ये प्लानिंग कर रहे हैं तब उन्होंने क्या क्या कुछ चीजें डिसाइड करी। पहला, list of various procedure intended to be performed by him during the course of audit. He has further made up his mind to decide about sample size at the time of performing various planned audit procedure. Is the above approach of a CA प्रद्युमन proper? नहीं, जिसमें अपन प्लानिंग करते हैं अपन क्या कहते हैं ऑडिट सैंपल्स, राइट, उसके रिगार्डिंग में अपन क्या कहते हैं प्लानिंग उसी समय अपन कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए the extent of audit procedure also included deciding about sample size to be tested for performing audit procedure, therefore the said approach is not proper. Various procedure planned to be undertaken should also include considering relating to sample size to be tested. Okay, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हमारी सीए निकिता है, वो क्या कर रही है ऑडिट कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन की। वो ऑर्गेनाइजेशन किसमें है? प्रोमोटिंग अवेयरनेस, किसी मैटर को लेकर उसको अवेयर करने के ना काम में है एक कंपनी, राइट। उसकी क्या कर रही है सीए निकिता ऑडिट कर रही है। अब जो सोसाइटी है वो FCRA एक्ट के अंदर भी क्या है रजिस्टर्ड है फॉर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। Now during the course of audit she embarked upon extensive procedure relating to verification of receipt of foreign contribution to rule out a round tripping in comparison to procedure originally thought of. She is documenting various procedures performed by her, including relevant audit findings. Okay, no problem. However, she does not feel, okay, यहाँ पे थोड़ा सा repetition हो गया, she does not feel need for putting into writing about how she planned the whole exercise. Does she require refreshing of her knowledge? Okay, yes. Okay, देखिए इन्होंने जो चेंजेस करा है मतलब
देखिए क्या बोला, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सी embarked upon extensive procedure relating to verification of receipt of the foreign contribution to rule out राउंड ट्रिपिंग। मतलब वहां पे कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं हो रहे हैं, उसको रूल आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए। तो राइट, इन माय ओपिनियन ऑडिटर को ऐसा क्यों लगा था, राइट, वहां पे उसने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसके जो कंक्लूजन्स वगैरह थे उनको रिकॉर्ड करना चाहिए था, राइट। अगर आप अपने ऑडिट प्लान में कुछ चेंजेस कर रहे हो तो आपको सर्कमस्टेंस, आपने क्या चेंजेस किए, राइट, आपको सब कुछ वो रिकॉर्ड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या बता रहा है, देखिए ऐसे 300 रिक्वायर ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट ऑडिट प्लान सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ऑडिट प्लान। इट आल्सो रिक्वायर ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट रीजंस फॉर सच चेंज, राइट। ऑफ कोर्स अपने भी यही बात करी, आपने क्या चेंजेस किया, उसके कारण क्या रीजन थे, वहां पे आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, वहां पे क्या कंक्लूजन थे, आपको ये सब डॉक्यूमेंट करना चाहिए। It also serves as a record of proper planning of the audit procedure that can be reviewed and approved prior to their performance. Further changes to audit plan along with the reasons thereof due to embarking upon extensive procedure relating to verification of foreign contribution in comparison to what was originally envisaged need to be documented. Okay, originally उन्होंने क्या किया था, देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट लिखा था, मतलब इनिशियली उन्होंने क्या किया था, वहां पे कोई रिस्क फैक्टर कंसीडर नहीं किया, कोई कम कंसीडर किया होगा, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट को जैसे सर्कमस्टेंस होंगे उसके कारण उन्होंने क्या किया, वहां पे हैवी ऑडिट प्रोसीजर क्या किया, अप्लाई किए। तो ये क्या बोल रहे हैं, आपको उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना चाहिए था। Failure to document audit plan could entail risk of not conducting audit according to professional standards in a qualitative manner. Okay, ये अपने ऐसे 230 में ये वाली चीजें पॉइंट्स कंसीडर किए थे। तो यहाँ पे जो रीजंस दिए हैं कि आपको क्यों करनी चाहिए, उसमें से कुछ फैक्टर उन्होंने कहां से लिया है, ऐसे 230 में से लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखिए ऐसे 300 का हो गया कंप्लीट। अब जो ये वाला जो चैप्टर है ना, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, इसके जो क्वेश्चन है बड़े डायरेक्ट है, इस पे जो क्वेश्चन है वो बड़े डायरेक्ट है, अपन यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं इस पे क्या करूंगा, इस पे जो पुराना वाला लेक्चर है वो अपलोड करूंगा, इसमें कोई भी नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछे और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो या तो आप ऐसा करना, वो भी आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप सेल्फ हो जाए तो आप एक बार इसको सेल्फ कर लेना, नहीं तो फिर वो आधे घंटे का लेक्चर आप उसको भी रेफर कर सकते हो, राइट। तो मैं इस लेक्चर के बाद उसको भी अपलोड कर दूंगा। ओके, अब देखिए अपन जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड जिसके क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं वो है ऐसे 600। कौन सा है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। कौन सा, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। क्विकली एक छोटा सा रिकैप दूं, कौन सा है ऐसे 600, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये प्रिंसिपल ऑडिटर वाला केस है, जब भी ऑडिटर एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर अपनी ना पोजीशन एक्सेप्ट करता है उससे पहले उसको कुछ फैक्टर कंसीडर करने होते हैं, राइट, कि वो प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है नहीं कर सकता है। फिर वो क्या करता है, कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑडिटर, राइट। उसकी कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी अगर सी है तो करने की जरूरत नहीं है, उसका वर्क एडिक्वेट है या नहीं है, उसके लिए वो क्या करता है, कुछ प्रोसीजर वर्क परफॉर्म करता है। बराबर यहाँ पे अपन एक इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, कौन सी दिखी थी, जो अदर ऑडिटर है उसके वर्किंग पेपर पर राइट उसी का होता है, उस पर राइट प्रिंसिपल ऑडिटर का नहीं होता है, राइट। ये कौन बताता है, ऐसे 230 भी बताता है, क्लियर है। उसके बाद अपन क्या देखा था, मॉडिफिकेशन इन द ओपिनियन, जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, राइट। अगर मॉडिफिकेशन है उसके राइट, जो अदर ऑडिटर है उसके रिपोर्ट में क्या है, मॉडिफिकेशन ओपिनियन, आपने उसको किस तरीके से डील किया है, आपको क्या करना था, उसको डॉक्यूमेंट भी करना होता है, राइट। इस तरीके से कुछ था, ऐसा 600 छोटा सा स्टैंडर्ड था। अब देखिए चलिए इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कंपनी है पीक्यू लिमिटेड, लिस्टेड एंटिटी है, उसकी जो हेड ब्रांच है वो है मुंबई में और उसकी टोटल 15 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया। कंपनी क्या करती है, पैडी परचेज करती है फ्रॉम द फार्मर डायरेक्टली और फिर क्या करती है, उसको प्रोसेस करती है टू सेल इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। पीक्यू ने क्या किया, 4 सीए फर्म को क्या किया, अपॉइंट किया फॉर ऑडिट ऑफ इट्स हेड ऑफिस एंड ब्रांच। अब जो आपकी फर्म है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑडिटर है। व्हाट फैक्टर्स विल बी कंसीडर्ड बाय यू व्हाइल एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑडिटर। पहला तो आप जिस कंपोनेंट की ऑडिट कर रहे हो उसकी मटेरियलिटी, सॉरी, दूसरा जो कंपोनेंट है वहां पर इसको मटेरियल स्टेटमेंट क्या है, आपका नॉलेज क्या है दूसरे कंपोनेंट्स को लेकर, एंड लास्ट वन, आप जो एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हो क्या उसके बेसिस पे आपका सफिशिएंट पार्टिसिपेशन होगा या नहीं होगा, राइट। इनके बेसिस पे ऑडिटर क्या करता है, डिसाइड करता है कि क्या वो एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, राइट। देखिए पहला तो मटेरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑडिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर, डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द कंपोनेंट्स, एंड द एडिशनल प्रोसीजर that would be performed by the principal auditor would result principal auditor having significant participation in the audit। कुछ इन फैक्टर्स पे ऑडिटर क्या करता है, डिसाइड करता है, राइट। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीबीआई बैंक है, उसकी ऑडिट कर रहे हैं एसबीटी एंड एसोसिएट, एंगेजमेंट पार्टनर है सीएस सौरभ। बैंक की टोटल 1034 ब्रांचेस है ऑल ओवर कंट्री विच आर ऑडिटेड बाय ब्रांच ऑडिटर। Okay, in respect of one large branch audited by branch auditor, there were error in NPA classification of many advances which were not pointed out by branch auditor in his report through memorandum of changes and nil memorandum of changes was reported electronically। Okay, मतलब कुछ मिसस्टेटमेंट वगैरह थी जिसको ब्रांच ऑडिटर ने रिपोर्ट नहीं करी, क्लियर। अब इसके बाद क्या है, During overall review of financial statement of bank by statutory auditor, the above said error did not come into light. Okay, the statutory auditor had also called
soft copies of internal inspection report and concurrent audit report of the above branch as a part of overall review procedure. However, this report did not point towards any irregularity in such accounts. Would statutory auditor of bank be liable for above lapses? What precaution have to be taken by him while expressing opinion considering possibilities of such a situation? Okay, क्या केस है? ब्रांच की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वहां पे क्या है, कुछ मिस स्टेटमेंट्स है, और जो ब्रांच की जो ऑडिट करी है वो रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑडिटर कर रहे हैं। ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट में उस मिस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी है ना रिपोर्टिंग नहीं करी गई है। क्लियर? सेकंड केस, हमारे जो सीए सौरभ है उसने अपने एंड पे सारे है ना रेलेवेंट प्रोसीजर परफॉर्म किए, साथ में उसने जो ब्रांच की जो रिपोर्ट्स वगैरह थी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कंकरेंट ऑडिट की रिपोर्ट, वो भी है ना मंगवाई, उसको भी एक बार रिव्यू किया और उसके नजर में ऐसी कोई चीजें नहीं आई। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मिस स्टेटमेंट जिसको रिपोर्ट नहीं करी गई है वहां पे हमारे सीएस सौरभ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? वहां पे सीएस सौरभ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो अगर आपको एक स्पेसिफिक चीज याद होगा, कौन सा? डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? आप नॉर्मली उसके वर्क पर रिलाई कर सकते हो, राइट, अनटिल अनलेस एनी अदरवाइज सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट। नॉर्मली आप उसके वर्क पर रिलाई कर सकते हो, और यहाँ पे कोई ऐसी सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करी थी जो हमारे सीएस सौरभ को क्या करे, डाउट क्रिएट करे। क्लियर? तो पहली बात, हमारे सीएस सौरभ यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना है, डिवीजन ऑफ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो स्टेटमेंट है उसको क्लियरली देना है कि जो 1034 ब्रांच है, राइट, उसकी ऑडिट क्या करी है, ब्रांच ऑडिटर्स ने करी है, राइट? देखिए, the principal auditor would not be responsible in respect of work entrusted to the other auditors except in circumstances which should have aroused his suspicion about the reliability of the work performed by other auditor. Okay, ऐसा कुछ circumstance सीएस सौरभ के ना एनकाउंटर उसको नहीं हुआ। अभी किसकी बात कर रहा है? जब प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर रहा है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर, हिज रिपोर्ट शुड क्लियरली स्टेट डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। In the given case, nothing has come to light of statutory auditor which would have aroused his suspicion about reliability of work performed by branch auditor. Therefore, he would not be responsible for work performed by branch auditor. Further, it should be clearly stated in his report that 1034 branch of bank have been audited by the branch auditors. Right? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी है नवीन लिमिटेड करके, वो चेयर बनाती है, उसका हेड ऑफिस है महाराष्ट्र में। कंपनी ने क्या है, ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कंपनी ने क्या किया है, 5 कंपनी एक्वायर करी है। Sony and Company is the principal auditor of the company, while the audit of all the companies acquired during the year is being conducted by Rahul K and Associate. Okay, जो 5 कंपनी एक्वायर करी है उसकी ऑडिट कर रहे हैं राहुल के एसोसिएट, 5 कंपनीज की। एक तो कंपनी है जो हेड ऑफिस मतलब हेड कंपनी है, उसकी ऑडिट कौन कर रहा है, नवीन लिमिटेड, उसकी ऑडिट कौन कर रहा है, सोनी एंड कंपनी, राइट? तो सबसे पहले उसको देखना चाहिए था कि क्या वो एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, राइट? ओके, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको नहीं लग रही है। अब देखिए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सीए सोनी क्या बोल रहे हैं, वो मैनेजमेंट ऑफ नवीन लिमिटेड को बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ सीएफएस हिज ऑडिट फर्म इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट आल्सो। ओके, वो बोल रहे हैं अगर हमको सीएफएस की ऑडिट करनी है तो उसमें जितने कंपोनेंट है ना उन सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी ऑडिट क्या करनी पड़ेगी, हमको करनी पड़ेगी, ऐसा सीए सोनी बोल रहे हैं। तो जिसके रिप्लाई में मैनेजमेंट बोलता है सीए सोनी को कि आप क्या कर सकते हो, you can consider the audit report of component auditor already provided to the audit team and to communicate with the component auditor for any discussion they wish to have. बस ये सोनी अभी भी बोल रहे हैं कि अगर सीएफएस की ऑडिट करनी है तो हमको सारे ही कंपोनेंट की है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट क्या करनी पड़ेगी, हमको करनी पड़ेगी, और ही नीड्स द वर्किंग पेपर ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर। इज द कंटेंशन ऑफ सीए सोनी करेक्ट? ओके, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। पहला तो अपने लास्ट वाला जो क्वेश्चन है कि वर्किंग पेपर्स का क्या चाहिए, उसको है ना एक्सेस चाहिए। जो राहुल के एसोसिएट है उनके जो वर्किंग पेपर है उनका एक्सेस चाहिए किसको, सीए सोनी को। तो पहली बात एच पर 230 अपन ने क्या बोला, जो भी रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑडिटर या फिर जो भी रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑडिटर है उनके जो वर्किंग पेपर्स होते हैं उसके ऊपर राइट उस रेस्पेक्टिव ऑडिटर का होता है, दूसरे ऑडिटर का उस पर कोई है ना राइट नहीं होता है। तो जो सीए सोनी का जो पहला कंटेंशन है वो गलत है, सीए सोनी ने सही से ऑडिटर नहीं पढ़ी, राइट? तो पहली बात तो सीए सोनी का यह ना कंटेंशन गलत है। दूसरा, सीए सोनी ऐसे 600 की भी रिक्वायरमेंट से कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, राइट? वो वहां पे उससे डिस्कशन कर सकते थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते थे, रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते थे, राइट? कम्युनिकेशन कर सकते थे विद रेस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स वगैरह, राइट? खुद है ना उसको विजिट वगैरह कर सकते थे, बराबर, फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ऑफ द सीएफएस। बट उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करना आपके है ना स्कोप में नहीं आता है, राइट? तो मैनेजमेंट इज राइट इन बोथ द कंटेंशन, और जो सीए सोनी है वो दोनों ही मैटर पे क्या है, गलत है। वो एज पर ऐसे 600 एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, नॉर्मली प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर के वर्क पे क्या कर सकता है, रिलाई कर सकता है अनटिल अनलेस कोई अदर सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, माइट डिस्कस विद अदर ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड और रिव्यू रिटर्न समरी ऑफ द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स और फाइंडिंग्स व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटेड क्वेश्चन और चेकलिस्ट। प्रिंसिपल ऑडिटर may also wish to visit the other auditor. Nature, timing, action of the procedure will depend upon the
circumstance of the engagement and the principal auditor's knowledge of the professional competence of the other auditor. उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑडिटर के क्या प्रिंसिपल ऑडिटर के क्या प्रोसीजर रहने वाले हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंगली सीए सोनी कैन परफॉर्म अबव मेंशन्ड ऑडिट प्रोसीजर, हाउएवर द ऑडिट ऑफ कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? सो द कंटेंशन ऑफ सीए सोनी इज नॉट करेक्ट। अब आगे ना रेफरेंस दिया किसका, ऐसे 230 का, उसके हिसाब से क्या होता है, ऑडिटर का राइट होता है उसके वर्किंग पेपर पे, किसी और का राइट नहीं होता है। अकॉर्डिंगली इट इज द डिस्कशन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर एज द वर्किंग पेपर्स विद रेस्पेक्ट टू कंपोनेंट एग्जामिन्ड बाय द कंपोनेंट ऑडिटर आर द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर, सो द कंटेंशन ऑफ सीए सोनी इज नॉट करेक्ट। राइट? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी है एमके इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कैसी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है जिसकी 8 सब्सिडरीज है। एमके इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑडिट कर रहे हैं सीए अमर, जो क्या है उसके प्रिंसिपल ऑडिटर। सीए अमर क्या कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर फॉर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरीज। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर दैट सीए अमर विल परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू इंश्योर दैट द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर इज एडिक्वेट फॉर हिज पर्पस। Explain how he will document the working papers with respect to subsidiaries audited by other auditor. What matters need to be documented if the other auditor's report is modified. Okay, देखिए बड़ा इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ समझाने जैसा नहीं है। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्लानिंग स्टेज पे एक कोऑर्डिनेशन के लिए क्या करेंगे, सिस्टम अरेंजमेंट सेटअप करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे विद रेस्पेक्टिव ऑडिटर, उनकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आपकी रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी है, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, राइट, इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन, अगर कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स वगैरह मिलती है तो आपको क्या करना है, उनको कम्युनिकेट करना है। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन या फिर चेकलिस्ट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उस एंटिटी को विजिट कर सकते हैं, उस ऑडिटर के साथ डिस्कस वगैरह भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस। राइट? देखिए क्या बोल रहा है, आप बताओगे अदर ऑडिटर कि उसका हम क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, राइट, उसके वर्क को किस तरीके से यूज किया जाएगा। The principal auditor would inform the other auditor of matters such as the areas requiring special consideration, right? ये कुछ बेसिक चीजें हैं, तो एक बार आप इसको रीड कर लें, इसमें कुछ भी खास नहीं है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन अपन क्या क्या करते हैं, पहला तो कंपोनेंट जिसके दूसरे ना जिसको ऑडिट किसी और ने किया है, राइट, दूसरे ऑडिटर्स के नाम वगैरह अपन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, राइट। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब जो मेन चीज थी जिसपे क्वेश्चन था, राइट, कि क्या है, अगर कंपोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट क्या है, मॉडिफाइड है, तो उस केस में आपको स्पेसिफिकली क्या डॉक्यूमेंट करना होता है। तो अपन को डॉक्यूमेंट करना होता है कि उसको हमने हमारी ऑडिट रिपोर्ट में किस तरीके से डील किया है, उसको ऑडिटर को क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, राइट। तो देखिए क्या डॉक्यूमेंट करेगा, पहले तो कंपोनेंट हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर, सीए अमर शुड आल्सो डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर परफॉर्म एंड द कंक्लूजन रीच्ड where the other auditor's report is other than unmodified. The principal auditor should also document how he has dealt with the qualification or adverse remark contained in the other auditor's report in framing his own report. उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उस मॉडिफिकेशन को किस तरीके से डील किया है, ये प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और रिसेंटली इसको पूछा गया था नवंबर 24 में। तो देखिए कितना ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है, बिना फालतू है ना बना रखा हुआ कि ऑडिट टफ है, ऑडिट टफ है। कहाँ टफ है ये बताइए ना, कहाँ टफ है, मुझे तो नहीं लगा टफ है। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन सा है, ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कौन सा है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। बहुत इजी स्टैंडर्ड है। इंटरनल ऑडिटर में क्या होता था, या तो अपन क्या कर सकते थे, उसके वर्क को यूज कर सकते थे, या फिर क्या कर सकते थे, डायरेक्ट असिस्टेंस से वगैरह ले सकते थे। उससे अपन क्या देखते थे, उससे पहले अपन क्या देखते थे, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, राइट, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिनरी अप्रोच। उसके बेसिस पर डिसाइड करते थे। फिर कुछ ऐसे नेगेटिव एरिया थे जहां पे अपन क्या कर सकते थे, उसके वर्क को यूज नहीं कर सकते थे, राइट, स्पेसिफिकली, बराबर। फिर अपन को कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या होते थे, तो कुछ मेंटेन करने होते थे। क्लियर है। दूसरा था डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्ट असिस्टेंस में अपन क्या करते हैं, उसकी कॉम्पिटेंसी, ऑब्जेक्टिविटी को चेक करते हैं। सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको हम क्या करें, वो डायरेक्ट हमको असिस्ट कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उसको सुपरवाइज वगैरह कर रहे हैं, राइट। क्लियर है। तो बड़ा इजी ना स्टैंडर्ड था। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है इसके क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, अब देखिए एक कंपनी है लिव विथ नेचर लिमिटेड, उसकी ऑडिट कर रहे हैं सीए केशवराज। कंपनी कैसी है, लिस्टेड कंपनी। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक चीज मार्क करना, लिस्टेड कंपनी है कैसे। काफी बार क्या होता है, लिस्टेड कंपनी के केस में रिक्वायरमेंट कुछ एडिशन हो जाती है। अब देखिए मैं अब है ना लास्ट से लाइन में क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको आदत यही डालनी है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन बड़ा है तो एक बार नीचे वाले है ना से आपको है ना एक बार चेक करना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर आपको उसका आंसर मिल रहा है तो बराबर। जैसे कि देखिए, शुड ही चूज टू रिलाई अपॉन इन्वेंटरी वैल्यूएशन वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिटर। तो एक बार सीधा क्लिक हो जाता है कि क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन 610 का लग रहा है। क्लियर है। आपको इस तरीके से एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करना है इन एग्जाम, या फिर आप रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी हैबिट यही पड़ेगी। क्लियर है। हेलो हेलो ओके। तो देखिए सीए केशवराज क्या कर रहे हैं, लिव विथ नेचर लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है उसकी ऑडिट कर रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। ओके, तो कंपनी इज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली नीच प्रोडक्ट फॉर न्यू बॉर्न बेबी, मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए क्या कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है।
There is also a well-functioning internal audit department in the company. On perusal of internal audit report, he finds that not only verification of inventory was attended by the internal auditor at regular interval during the year, working was also made in respect of inventory valuation at the year end. Okay, उसका रेगुलर इंटरवल भी क्या जो फिजिकल जो वेरिफिकेशन वगैरह जो होता है, राइट, वो भी क्या इंटरनल ऑडिटर ने अटेंड किया है। साथ में उसका जो वैल्यूएशन वाला जो होता है उसके रिगार्डिंग जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके रिगार्डिंग भी क्या है इंटरनल ऑडिटर ने वर्किंग क्या करी है, मेंटेन करी है। He has also attended inventory count at the end of the financial year and no prima facie adverse inference was drawn by him. Okay, उसको कोई भी है ना एडवर्स है ना सर्कमस्टेंस या फिर एडवर्स एरिया वहां पे उसको नहीं मिला जब है ना एट द ईयर एंड क्या होता है इन्वेंटरी काउंट लिया जा रहा था। However, on going through inventory report, he gathers that inventory are being held for considerably long period before being sold. The internal audit reporter have not taken this aspect into consideration. Okay, देखिए जब भी अपन वैल्यूएशन में देखते हैं तो अपन देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर रेलेवेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखिए जो कंपनी है वो क्या है, वो नीच मार्केट में मतलब पर्टिकुलर एक है ना स्पेसिफिक सेगमेंट में क्या करी है ना वो अपने ऑपरेट करती है अपने बिजनेस एक्टिविटीज, राइट। अब ये क्या बोल रहा है जो इन्वेंट्री है वो क्या करी जा रही है, हेल्ड करी जा रही है फॉर कंसिडरेबली लॉन्ग है ना पीरियड, बराबर। तो आपको हमेशा है ना इन्वेंट्री की क्या करनी चाहिए, वैल्यूएशन को आपको एक बार है ना क्या करनी चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, राइट, विद द मार्केट कंडीशंस, राइट। क्या उसमें कोई ऑप्शंस वगैरह तो नहीं है, क्या वहां पे कोई प्रोविजन वगैरह बनाने की जरूरत वगैरह तो नहीं है, क्लियर है। और इसको हमारे इंटरनल ऑडिटर ने क्या किया है, कंसीडर नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या है, जब उसके वैल्यूएशन में ड्रॉप होने के रिस्क क्या है, ज्यादा है, मतलब यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, ज्यादा है। और अगर हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है तो वो एरिया क्या होता है, नेगेटिव एरिया में है। वहां पे जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग वर्क उसको खुद को परफॉर्म करना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, The higher and assessed risk of material misstatement at the adjustment level, the more judgment is often involved in planning and performing the audit procedure and evaluating the results thereof. Okay, क्वेश्चन स्टार्टिंग में बता दिया यहाँ पे क्या है, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब देखिए कंपनी का पहले सिचुएशन एक्सप्लेन करी है, फिर बताई दी रिस्क ऑफ इन्वेंटरी ऑब्सोलेंस ड्यू टू चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस, इट कैरीज अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड रिक्वायर मोर जजमेंट ऑन पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग प्रोसीजर। इन सच सर्कमस्टेंस स्टैट्यूटरी ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म प्रोसीजर डायरेक्टली लाइक कंपेयरिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट विद कॉस्ट टू वेरीफाई कंप्लीटनेस ऑफ प्रोविजन, recomputing of provision for obsolete stock. Therefore, in the given situation, he should perform procedure directly in accordance with SA 610. Okay, अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट क्या किया है इसमें एंटर किया, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओके पर्टिकुलर नीच मार्केट मतलब बहुत छोटे से मार्केट में क्या करी है कंपनी टारगेट कर रही है, तो वहां पे अगर इन्वेंटरी लंबे टाइम तक अगर होल्ड करी जाती है तो वहां पे ऑब्सोलीट की रिस्क क्या होती है, ज्यादा बढ़ जाती है। और जब वहां पे ऑब्सोलीट की रिस्क बढ़ जाती है मतलब हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो एज पर SA 610 उस एरिया को आपको खुद को चेक करना चाहिए, ना कि आपको इंटरनल ऑडिटर को उस एरिया को छोड़ना चाहिए, क्लियर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोई कंपनी है फर्स्ट एंड लास्ट लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, उसके ऑडिटर है STU एंड एसोसिएट्स फॉर द पास्ट 3 ईयर। अब जो उसके जो एंगेजमेंट पार्टनर है CA है डिजाइन सर्टेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन सम सेलेक्टेड एडजस्टमेंट इन रेस्पॉन्स टू असेस्ड ROM फॉर द ईयर अंडर ऑडिट। The particular adjustment were not examined by him in previous year due to materiality or risk consideration. Okay, क्वेश्चन ने अपना खेल यहीं पे खेल लिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी पता है क्या होना चाहिए। अब देखिए क्या है, अब देखिए आपको अभी भी यहाँ पे लास्ट टाइम एक बार पढ़ लेनी चाहिए, क्या है, also indicate activities to be performed by the statutory auditor prior to using internal auditor for providing direct assistance. तो क्वेश्चन किसका है, SA 610 का, राइट। अब देखिए अपन का कौन सा पैराग्राफ बाकी था, देखिए मिस्टर एक्स leads internal audit department of the company and report to the company's auditor committee. During the course of audit, a senior member of the engagement team decide to engage Mr. X for providing direct assistance in performing the above substantive procedure. Comment with respect to relevant standards on auditing. Okay, आप मुझे बताइए क्या वहाँ पे आप ना डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो। देखिए आपने पिछले 3 साल की जो आपने ऑडिट की थी आपने वहाँ पे ना ये स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए थे, मतलब आप क्या कर रहे हो, सेपरेट एलिमेंट क्या कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, दैट इज द अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला है ना कंपोनेंट, बराबर। अब अगर आप उसी को अगर इंटरनल ऑडिटर को कम्युनिकेट कर दोगे तो उसका वेरी पर्पस क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा, उसका वेरी पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसलिए आपको इस केस में है ना इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स आपको बता रहा है कि हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपने यहाँ पे क्यों ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन किए, हो सकता है या तो आपके मटेरियलिटी लेवल के ना ये उसके ना स्कोप में आ रहा है, या फिर यहाँ पे आपने क्या किया है इस साल हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आपने क्या किया कंसीडर किया। तो दोनों ही केस में आपको क्या करना चाहिए, इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी चाहिए। अभी क्या बोल रहा है, एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। ओके, आप उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लो, उससे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या करना चाहिए, पहला तो क्लाइंट से रिटर्न एग्रीमेंट लेना चाहिए कि हम जो इंटरनल ऑडिटर को काम करने का बोलेंगे उसमें है ना क्लाइंट या फिर कंपनी इंटरवेन नहीं करेगी। दूसरा अपन क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिटर से क्या करेंगे, रिटर्न एग्रीमेंट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज एंड टास्क दैट वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट टू यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इंक्लूड डिस्कशन ऑफ द फ्रॉड रिस्क, डिटर्मिनेशन ऑफ अनअनाउंस्ड ऑडिट प्रोसीजर एज एड्रेस इन द SA 240 एक्सेप्ट, राइट। अब देखिए
The above procedure were not done in the previous year. It is being done now for incorporating an element of unpredictability, जिसको अपन क्या बोलते हैं, surprise check बोलते हैं, to be performed as individual within the company who are familiar with the audit procedure normally performed on engagement may be more. ओके, कुछ खास नहीं, उसी का वापस है ना जस्टिफिकेशन वगैरह दिए जा रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, therefore in such matter using an internal auditor to provide direct assistance could prove to be counterproductive and defeat the very purpose of designing such substantive procedures। का very purpose क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। इसलिए एज पर ऐसे सेक्शन आपको यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना चाहिए। फिर अपन क्या करेंगे, एक तो रिटन एग्रीमेंट लेंगे, किससे, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी, मतलब अपना जो क्लाइंट है उससे, क्या कि है ना कंपनी उसमें इंटरवेंट नहीं करेगी। एक अपन क्या करेंगे, रिटन एग्रीमेंट लेंगे, किससे, इंटरनल ऑडिटर से, केस के रिगार्डिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी के रिगार्डिंग, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, मून लिमिटेड ऑफ विच you are the statutory auditor have an internal audit being conducted by an outside agency. State the factors that weigh consideration in opting to make use of direct assistance of the internal auditor for the purpose of statutory audit. Okay, आप क्या चेक करोगे, क्या चेक करोगे, डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो, एक तो उसकी कॉम्पिटेंसी, तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी, राइट, एंड तीसरा आप देखोगे रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग या फिर लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट कि वो कहीं प्रोहिबिट तो नहीं कर रहे हैं, राइट। उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे। देखिए, पहला आप देखोगे उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करोगे, फिर आप देखोगे उसकी कॉम्पिटेंसी को, एंड दूसरा आप देखोगे लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट, देखोगे क्या वो कहीं प्रोहिबिट तो नहीं कर रहा है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर से रिपीटेड जैसा है, कुछ एरिया बताए हैं जहाँ पे आप उसका यूज नहीं करोगे, फिर अगेन कुछ एक्टिविटी बताई है जो आप उसके वर्क यूज करने से पहले क्या करते हैं, जिसमें अपन क्या कहते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट वगैरह लेते हैं, राइट। और लास्ट में अपन क्या कहते हैं, डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू करते हैं। और ध्यान रखना, अपन जब ये चीज करते हैं तो अपन को एक चीज दिमाग में रखनी होती है, क्या कि इंटरनल ऑडिटर हमारी एंगेजमेंट टीम जितना है ना इंडिपेंडेंट नहीं होता है, राइट। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ चीज आपको फिर से क्या करना चाहिए, खुद से रीवेरीफाई करनी चाहिए, राइट। तो बड़ा डायरेक्ट एंड इजी क्वेश्चन है, एक बार आप देख लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए, एक सीए एक्स है जो क्या है, टेक्सटाइल लिमिटेड के क्या है, इंटरनल ऑडिटर है। उसने क्या किया, ही कंडक्टेड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंटरी एट द ईयर एंड and handed over the report of such verification to CFY, the statutory auditor of the company, for his view and reporting. Can CFY rely on such a report? Okay, देखिए, before reliance on his report, CFY को कुछ चीजें इंश्योर करनी है, क्या क्या, उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, क्लियर। एंड लास्ट वन क्या है, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, क्या उसने अपने प्रोसीजर प्रॉपर्ली प्लान किया है, क्या उनको डॉक्यूमेंट किया है, क्या उसको डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू किया है, क्या उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए, क्या उसने सही तरीके से कंक्लूजन फ्रेम किया है, ये सारी चीज चेक करने के बाद वो क्या कर सकता है, उसकी रिपोर्ट को देखेगा कि उसको रिलाई करना है या नहीं करना है, राइट। देखिए क्या करेगा, ऑब्जेक्टिविटी, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। The ultimate responsibility to express opinion on the financial statement is that of the statutory auditor. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, एक XYZ लिमिटेड है, मिस्टर ए उसके क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मिस्टर बी है वो उसके क्या है, इंटरनल ऑडिटर। मिस्टर ए ने क्या किया है, इंटरनल ऑडिटर मिस्टर बी को बोला टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू हिम रिगार्डिंग इवैल्यूएटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट बाय द मैनेजमेंट एंड इन असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मिस्टर ए का दिमाग खराब है, जो ऐसे 610 क्लियरली ना बोलता है, मिस्टर ए है ना वही करने का बोल रहे हैं, ओके। तो ये तो ऑफकोर्स ऐसे है ना 610 के अकॉर्डिंग नहीं है। Discuss whether Mr. A, statutory auditor, can ask direct assistance from Mr. B, internal auditor, as stated above, in view of the auditing standard. Okay, allowed नहीं है। Will your answer be different if Mr. A asks direct assistance from Mr. B, internal auditor, with respect to external confirmation, request and evaluation of the results of the external confirmation procedure? यहाँ पे भी आप नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि एज पर ऐसे 505 जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो क्या बोलता है, एक्सटर्नल ऑडिटर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, राइट, आपका क्या होना चाहिए, पूरा कंट्रोल होना चाहिए ऑन द एक्सटर्नल कंफर्मेशन, राइट। इसलिए आप एज पर ऐसे 505 आप वहां पे भी जो सीएबी इंटरनल ऑडिटर है, आप वहां पे भी उनसे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। तो देखिए क्या बोल रहा है, the external auditor shall not use internal auditor to provide direct assistance to perform procedure that involve making significant judgment that relate to higher risk of material misstatement, relate to work with which the internal auditor have been involved। मतलब जो काम इंटरनल ऑडिटर ने किया है और उसको रिव्यू करने के, आप वहां पे जो एविडेंस लेने के लिए हम वापस इंटरनल ऑडिटर को नहीं बोल सकते आप क्या करिए, हमको डायरेक्ट असिस्टेंस लीजिए, तो वो खुद की गलती है, खुद के मिसस्टेटमेंट को थोड़ी हाईलाइट करेगा। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो इसका कंक्लूजन क्या है, मिस्टर ए शुड नॉट इंसिस्ट डायरेक्ट असिस्टेंस इन दिस एरियाज। अब देखिए एज पर ऐसे 505 का रेफरेंस दिया, क्या इट वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट टू डिजाइन असाइन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरनल ऑडिटर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद लास्ट की ना 2 लाइन पढ़ के देखें। देखिए इस CAL राइट इन एक्सक्लूडिंग द वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर फ्रॉम द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन गाइड हिम एज टू मैटर टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन दिस सिनेरियो। ओके, क्वेश्चन किसका है? अगेन इंटरनल ऑडिटर का है। अब देखिए कंपनी है UV लिमिटेड, उसका एक इंटरनल फंक्शन भी है। एल्केन एसोसिएट उसके क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब क्वेश्चन मेन यहां से शुरू होता है क्या? सिंस द कंपनी हैज अ लार्ज स्केल ऑपरेशन एंड देयर इज अ लिमिटेड टाइम टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी ऑडिटर, CAL द एंगेजमेंट पार्टनर डिसाइड टू टेक डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर फॉर सर्टेन एरियाज ऑफ ऑडिटर। ओके, उन्होंने जो कंक्लूजन फ्रेम किया कि उनको डायरेक्ट असिस्टेंस लेना या नहीं लेना चाहिए, राइट है, जिस सर्कमस्टेंस के बेसिस पे वो सर्कमस्टेंस ही गलत है, राइट। जब भी आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हो आपको उस समय ना देखना चाहिए कि क्या आपके पास एडिक्वेट टाइम एंड रिसोर्स है या नहीं है, कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, राइट। आप बाद में ये नहीं बोल सकते हो कि हमारे पास एडिक्वेट टाइम नहीं था इसलिए हमने इंटरनल ऑडिटर का वर्क को यूज कर दिया। फिर आप ये भी बोल दोगे अगर कोई मिस्टेक में नहीं मिली, ओके सर हमको तो टाइम नहीं था, इंटरनल ऑडिटर ने वर्क परफॉर्म किया था तो सर गलती तो उसकी हुई। तो यहाँ पे पहला तो जो जिस बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि इंटरनल ऑडिटर के यूज करना या फिर उसके ना उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है, वो बेसिक पर्पस ही गलत है कि उन्होंने बोला कि हमारे पास टाइम की कमी है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं। जब भी आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेते हो तो आपको एक चीज इंश्योर करनी चाहिए कि आपका क्या होना चाहिए, सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, राइट। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। CAL assigned audit documentation part to one of his audit assistant and instruct him to do the requisite documentation of the working papers. Further, he tells his audit assistant not to document the working paper prepared by the internal auditor. ये देखिए एक्सेप्शन था। देखिए आपने क्या बोला, अगर इंटरनल ऑडिटर क्या कर रहा है, हमारे बिहार पे कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा है, राइट, तो ध्यान रखना वो स्टैट्यूटरी ऑडिट का पार्ट होता है और वहाँ पे जो वर्क परफॉर्म किए गए हैं, राइट, वहाँ पे जो है ना एविडेंस मिले हैं, राइट, जो प्रोसेस परफॉर्म किए, जो कंक्लूजन फ्रेम किए हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो उसके रिगार्डिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए था, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो यहाँ पे अगेन हमारे जो एल्केन एसोसिएट है वो अगेन गलत है। तो देखिए अभी लास्ट में क्वेश्चन बोला कि पहला तो बताइए उसने सही किया नहीं किया, तो ये उसने गलत किया, वो गलती अपने निकाल दी। अब लास्ट में क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले क्या कि क्या क्या मैटर उनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो देखिए हमने जो भी प्रोसेस परफॉर्म किए थे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट असिस्टेंस, उसकी कॉम्पिटेंसी को लेके, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को लेके, वहां पे जो कंक्लूजन फ्रेम किया था अपन क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। साथ में जो इंटरनल वर्क परफॉर्म किया है, राइट, जिस एरिया में अपन डायरेक्ट असिस्टेंस लिया हमने उसको किस तरीके से किया, एज पर ऐसे 220 हमने क्या किया उसको रिव्यू किया है, राइट। हमको क्या करना होता है, उसको भी रिकॉर्ड करना होता है, किसने किया, कब किया, कैसे किया, राइट, उसको आपको रिकॉर्ड करना होता है। साथ में उससे जो इंटरनल ऑडिटर ने जो वर्क परफॉर्म किए थे, राइट, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, आपको उसको भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए। देखिए आपने जो इवैल्यूएशन किया और जो कंक्लूजन फ्रेम किया विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिविटी, the basis for decision regarding the nature and extent of the work performed by the internal auditor, who reviewed the work performed and the date and extent of such review, यहाँ पे गलत है, एज पर ऐसे 220, ओके सॉरी ये डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा, सही है, ऐसे 230 की बात कर रहा, राइट, सॉरी। फिर जो आपने जो रिटर्न एग्रीमेंट लिए थे आप उसको भी डॉक्यूमेंट करते हो, और फिर आपने जो इंटरनल ऑडिटर से रिटर्न एग्रीमेंट लिया था आप क्या करते हो, उसको भी रिकॉर्ड करते हो। अब ये जो मेन चीज जिसका लास्ट में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है क्या, CAL द एंगेजमेंट पार्टनर डिसाइडेड टू टेक डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर फॉर सर्टेन एरियाज ऑफ ऑडिट एंड ही असाइंड हिज ऑडिट असिस्टेंट टू डू द रिक्विजिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्किंग पेपर्स। हाउएवर ही इंस्ट्रक्टेड देम नॉट टू डॉक्यूमेंट द वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर हु डायरेक्टली असिस्ट देम on those documents do not form part of the statutory auditor. In view of the above, auditor is required to document working paper prepared by the internal auditor in case of direct assistance. Thus, contention of CAL in excluding the working paper prepared by the internal auditor from the audit documentation is not correct, right? तो अगेन ये जो लास्ट वाला पार्ट था ये थोड़ा सा अच्छा था, लास्ट वाला पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए एक माही लिमिटेड है, उसकी जो मिस्टर शीतल है वो क्या है, उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और मिस्टर कुंतु क्या है, उसके इंटरनल ऑडिटर। ओके अगेन ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, राइट, अगेन ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन ये भी डायरेक्ट एंड रिपीटेटिव क्वेश्चन है। एक बार देख लेना, वापस आपको इनको देखने की जरूरत नहीं, जो रिपीटेटिव है या फिर जो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको उनको वापस देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। एटलीस्ट आपको सारे क्वेश्चन ही वापस देखने की जरूरत नहीं, जो जो आपको लगता है कि यार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इंस्टीट्यूट ने इसको अच्छी तरीके से पूछा है, आपको सिर्फ उसको है ना मार्क करने की जरूरत है। एक बार आपको अच्छे से सारा है ना क्वेश्चन बैंक गो थ्रू करना है, नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन बैंक इस तरह से है ना आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मार्किंग करते रहना है एज पर योर कन्वीनियंस, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। अगेन आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अपना पूरा हो जाता है ऐसे 610। अब अपन शुरू करने वाले कौन सा, ऐसे 620, कौन सा है, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया देखते हैं, कौन से एरिया में अपन को क्या करना है, एक्सपर्ट का यूज करना है।
बराबर। फिर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं, बहुत सी चीजें प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं क्या जो एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं जरूरत है, तो अपन क्या करते हैं डिसाइड करते हैं एक्सपर्ट को यूज करना, उससे पहले कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, फिर एक्सपर्ट के वर्क को भी क्या करते हैं एवेल्यूएट करते हैं, क्या हमारे ऑडिट के लिए वो है ना एप्रोप्रिएट है या नहीं, राइट। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, while doing audit Ram, the auditor require report from expert for the purpose of audit evidence. What type of report opinion he can obtain and to what extent he can rely upon the same. Okay, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला तो आपको एरिया बताना है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एक्सपर्ट के वर्क का यूज वगैरह कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट की रिपोर्ट की जरूरत वगैरह हो सकती है, राइट। और दूसरा आप क्या क्या चीजें कंसीडर करते हो व्हेन डिसाइडिंग कि उसका जो एक्सपर्ट का जो वर्क है क्या हमारे ऑडिट के लिए एडिक्वेट है या नहीं है। तो पहला तो देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स टैक्स कंप्लायंस है या फिर कोई लीगल मैटर्स है, राइट, या फिर कोई है ना एक्चुअली वैल्यूएशन वगैरह है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स फेयर वैल्यू वैल्यूएशंस वगैरह है, राइट, या फिर अपने जो बोला था एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज वगैरह, या फिर ऑयल एंड गैस रिजर्व वगैरह, या फिर जो डीकमिशनिंग लाइबिलिटीज वगैरह होती है, वहां पे आप कर सकते हो एक्सपर्ट का वर्क यूज कर सकते हो इन ऑब्टेनिंग द ऑडिटर एविडेंस। फिर अपन ने क्या देखा था, उसका वर्क हमारे एडिक्वेट है या नहीं, उसके लिए अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सोर्स डेटा उसने ना क्या यूज किया है, राइट, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है, राइट, उसकी इंटीग्रिटी क्या वो कंप्लीट है, रेलेवेंट है, राइट। उसके बाद उसने क्या मेथड क्या मॉडल्स यूज किए हैं, क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो रीजनेबल है। उसके बाद उसने जो कंक्लूजन या फिर जो है ना फाइंडिंग्स उसने जो निकाली एक्सपर्ट ने, क्या वो कंसिस्टेंट है विद द अदर ऑडिट एविडेंस, क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो रीजनेबल है, राइट। उसके बेसिस पर अपन देखते हैं क्या वो हमारे लिए ऑडिट के लिए एडिक्वेट है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो एरिया बताए हैं, फिर देखिए उसने बताया है सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका सोर्स डेटा चेक करोगे क्या वो रेलेवेंट कंप्लीट एक्यूरेट है, राइट, इसकी इंटीग्रिटी वगैरह। फिर अपन चेक करते हैं उसने जो मेथड और जो एजम्पशंस लिए हैं क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो रीजनेबल है, राइट। फिर अपन देखते हैं उसकी जो फाइंडिंग्स थी, जो एक्सपर्ट की जो फाइंडिंग्स वगैरह थी, राइट, कंक्लूजन जो फ्रेम किया था क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो रीजनेबल है, साथ में क्या वो कंसिस्टेंट है विद द अदर एविडेंस अवेलेबल विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Mr. Mon, an auditor of K10 Limited, wants to use the work of an expert with reference to standards on auditing. State the factor which suggest need for detailed and written agreement between the auditor and the auditor's expert. Okay, आपको कुछ सर्कमस्टेंस बताने हैं जहाँ पे ऑडिटर क्या करना चाहिए, डिटेल एग्रीमेंट प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब देखिए अगर जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको जो वर्क अपन असाइन कर रहे हैं वो क्या है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, राइट, नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसा नहीं है, राइट, नॉर्मल है ना रिलेशनशिप जैसा नहीं है, या फिर बहुत कॉन्फिडेंशियल है ना मैटर को रिगार्डिंग है, या फिर जो जिसके रिगार्डिंग वो परफॉर्म करने वाला अपना एक्सपर्ट वर्क वो क्या है इंटीग्रल टू ऑडिटर को स्पेसिफिक मैटर को लेकर नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा मटेरियल आइटम है, राइट, या फिर अपन ने क्या है अपन को एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, अपन ने पहले कभी उस एक्सपर्ट के साथ काम वगैरह नहीं किया है, राइट। तो ये कुछ एरिया है, या फिर है ना बहुत मल्टी है ना जुरिसडिक्शन लीगल वगैरह रिक्वायरमेंट क्या है एप्लीकेबल वगैरह होती है, तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए डिटेल एग्रीमेंट है ना रिकॉर्ड करना चाहिए। अब लाइक एग्रीमेंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम किस टाइप की ना रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है, बराबर। इन केस अगर कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो वहाँ पे ना एक्सपर्ट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह रहेगी, राइट। तो देखिए अपन इसमें रिकॉर्ड करते हैं नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव respective role and responsibility, nature timing action of communication including the form of report and need for auditor expect to observe confidentiality, most important one, राइट, कॉन्फिडेंशियलिटी। उसको कॉन्फिडेंशियलिटी क्या करनी है, मेंटेन करनी है। अब देखिए कुछ ऐसे है ना एरिया जहाँ पे डिटेल एग्रीमेंट है ना ऑडिटर को करना चाहिए, राइट, जैसे कि उसको एक्सेस मिलेगा टू द कॉन्फिडेंशियल एंटिटी इंफॉर्मेशन, या फिर जो रेस्पेक्टिव रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है नॉर्मल से डिफरेंट है, या फिर मल्टी जुरिसडिक्शन लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल, या फिर जो मैटर है जहाँ पे एक्सपर्ट अपना वर्क परफॉर्म करने वाला है वो क्या है हाईली कॉम्प्लेक्स है, या फिर हमारा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो क्या है इंटीग्रल टू ऑडिट है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्स कंपनी है उसकी नेटवर्थ है 1300 करोड़, उसके कारण उस पर इंड एस एप्लीकेबल हो गए। अब उसके पास कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थे जिसका फेयर वैल्यूएशन करना था, इसलिए कंपनी ने क्या किया एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी हायर करी फॉर फेयर वैल्यूएशन। इसलिए क्या किया जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसने भी क्या किया एक ऑडिटर एक्सपर्ट को क्या किया इन्वॉल्व किया फॉर द वैल्यूएशन ऑफ अ डेरिवेटिव। तो फिर क्या बोल रहा है ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट वर न्यू टू ईच अदर, that is they were working for the first time together but developed a good bonding during the course of audit. The auditor did not enter into any formal agreement with the auditor expert. Please advise. Okay, देखिए ऐसे 620 क्लियरली बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए रिटन एग्रीमेंट करना चाहिए, राइट, बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट, राइट। ऑडिटर एक्सपर्ट किसी को हायर ऑडिटर कोई ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर करे उससे पहले उसको क्या करना चाहिए एक रिटन एग्रीमेंट करना चाहिए, राइट।
उस पर अपने उसके ऑलरेडी अपने उसके कंटेंट देख लिया क्या कंटेंट होने चाहिए, और एज इट इज कि उन्होंने कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, राइट, वहाँ पे कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए, डिटेल रिटन एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए था, कंपोनेंट है ना इंक्लूड करना चाहिए था, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, अगेन ये रिपीटेटिव जैसा क्वेश्चन है। देखिए, द ऑडिटर शुड हैव साइंड फॉर्मल एग्रीमेंट लेटर विद द ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क असाइंड टू हिम इन अकॉर्डेंस विद एसएस 620, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट मे बी the evaluative or review procedure that the statutory auditor may do before concluding as to relevance and reasonableness of the auditor's expert work for using it for his audit purpose। ओके, देखिए अपन क्या करते हैं, उसके वर्क को इवेल्युएट करते हैं, क्या उसका वर्क हमारे ऑडिट के लिए एडिक्वेट है या नहीं, उसके लिए अपन देखते हैं पहले उसने जो सोर्स डेटा यूज किया है अपन क्या करते हैं उनको देखते हैं, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं उसके मेथड्स, उसके एजम्पशंस एंड लास्ट में उसके कंक्लूजन फाइंडिंग्स वगैरह। अब अपन उसको किस तरीके से करते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, कुछ एडिशनल प्रोसेस अपन खुद परफॉर्म करेंगे, राइट। अपन वहाँ पे सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, राइट। अपन प्रीवियस ईयर के डेटा को भी क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ओके, मैनेजमेंट का कोई एक्सपर्ट हायर किया है तो अपन उसमें क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट से भी डिस्कस वगैरह कर सकते हैं, राइट। अपन उसको है ना देखेंगे उसकी जो फाइंडिंग्स है, राइट, क्या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी है या फिर जो दूसरा एविडेंस मेरे पास अवेलेबल है क्या वो उसके साथ कंसिस्टेंट वगैरह है या नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, आप मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट के पास कोई एक्सपर्ट वगैरह है तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हो, आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हो। कोलैबोरेटिव प्रोसीजर सच एज ऑब्जर्विंग द ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क, examining published data, confirming relevant matter with third parties, performing detailed analytical procedure, reperforming calculations, reviewing the auditor's expert working paper and report। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसके वर्क को इवेल्युएट करते हो। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन जब इतना बड़ा है तो एक बार लास्ट की इसकी 2 लाइन पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, however the auditor issued a clean report and included the name of expert in his report to reduce his responsibility for the audit opinion comment। ओके, अगेन इस लाइन से आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन किसका है, ऐसे 620 का है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए, O Limited is in the business of manufacturing of steel। The manufacturing process required raw material as iron ore for which large stock was maintained by the company at the year end। Nature of raw material is such that its physical verification require involvement of an expert। Management hired an expert for stock taking and auditor also involved auditor expert for stock taking। The auditor observed that the work of auditor's expert was not adequate for the auditor's purpose and the auditor could not resolve the matter through additional audit procedure which included further work performed by both the auditor's expert and the auditor। मतलब ऑडिटर को वहां पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं, कहां पे, लास्ट स्टॉक को लेके, बराबर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटर कंक्लूडेड दैट इट वुड बी नेसेसरी टू एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट बिकॉज द ऑडिटर हैज नॉट ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हाउएवर द ऑडिटर इशूड अ क्लीन रिपोर्ट एंड इंक्लूडेड द नेम ऑफ द एक्सपर्ट इन रिपोर्ट टू रिड्यूस हिज रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ऑडिटर ओपिनियन। ओके, हमारा बेवकूफी है, सीधा सीधा ओपिनियन मॉडिफाई कर लेता, और अगर उस मॉडिफिकेशन को समझाने के लिए अगर एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस देना जरूरी होता तो उसके वर्क का क्या कहता है, रेफरेंस दे देता, बराबर, साथ में एक स्टेटमेंट दे देता कि इसके कारण हमारी रिस्पांसिबिलिटी कम नहीं होती है, जो एसएस 620 के अकॉर्डिंग होता। फिर यहाँ पे हमारे ऑडिटर ने क्या किया है, पहला तो क्या किया है, क्लीन रिपोर्ट इशू कर दी है, क्या करी, क्लीन रिपोर्ट इशू करी, और उसके अंदर क्या किया, एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस दे दिया टू रिड्यूस हिज रिस्पांसिबिलिटी, मतलब एसएस 620 के एकदम ऑपोजिट जाके, बराबर, एकदम अलग जाके। मतलब एसएस 620 क्लियरली बोलता है, पहला तो इन केस ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन आप क्या करोगे, एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस नहीं दोगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। दूसरा, इन केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, अगर आपको लगता है मॉडिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट, आपको एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस देना जरूरी है, उसके साथ आप दे सकते हो, पर वहां पे आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्या, कि इस रेफरेंस के कारण ऑडिटर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसकी रिस्पांसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ओपिनियन कम नहीं होती है, राइट। एक बार इसको रीड कर लेना, वापस से सारा यही चीज रिपीट करी गई है। देखिए अब देखिए क्या बोल रहा है, नॉर्मल ऑडिटर को क्या करना चाहिए था, एज पर एस 705 ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए था ड्यू टू ऑडिटर हैज नॉट ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर रहता। साथ में ऑडिटर क्या करना चाहिए था वहां पे, इन एडिशन ऑडिटर शैल नॉट रेफर टू वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन एन ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो। इफ सच reference is required by law regulation, the auditor shall indicate in his audit report that the reference does not reduce the auditor's responsibility for the auditor opinion। अब देखिए क्या बोल रहा है, द ऑडिटर कैन नॉट reduce his responsibility by referring to the name of auditor's expert and thereby issuing a clean report। Auditor should have issued a modified report and could have given reference to the work of an auditor's expert in that report if such reference was relevant to understanding the modification to the auditor's opinion, but even in that case auditor should have indicated in his report that such reference of auditor's expert does not reduce his responsibility for that opinion, right। ओके, तो ऐसा करते हैं, आज का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं, या कंप्लीट कर ले सारा ही, दो ही छोटे छोटे स्टैंडर्ड बाकी है, एक ऐसे 540 बाकी और एक ऐसे 520 बाकी है, राइट। तो चलिए ऐसा करते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं।
ओके चलिए ऐसा करते हैं, 1 घंटे का सेशन हो गया, थोड़ा हैवी हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन अपना 15-20 मिनट का ही रहेगा और अपन सारा है ना चैप्टर 3 को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए तो शुरू करते हैं ऐसे 540 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ऐसे 540 के क्वेश्चंस बहुत इजी है, अगर आपने उसका लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है, बहुत अच्छे से अटेंड किया है, तो आपको अब इसके क्वेश्चंस बहुत इजी लगने वाले हैं। तो देखिए चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार ऐसा करते हैं, फिर से एक बार इसकी है ना लास्ट की एक लाइन पढ़ के देखते हैं कि क्या आपको कोई आइडिया मिलता है क्या कि क्वेश्चंस किसके रिगार्डिंग है। अब देखिए आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये लाइन आपको सिमिलर आपको स्टैंडर्ड्स में आपको देखने को मिलती है। देखिए क्या है, मैनेजमेंट हैज रेफ्यूज्ड द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर सेइंग दैट रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डन बाय ऑडिटर, प्लीज एडवाइस। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत छोटा था, फिर भी एक आइडिया लग जाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी है जो रियल एस्टेट के बिजनेस में है, उसके ऑडिटर ने क्या किया, कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगी, राइट, टू रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट included in the prior period financial statement and their subsequent re-estimation for the purpose of current period। ओके क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ऑडिटर ने क्या किया है, प्रायर पीरियड में जो मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट किया है उससे रिलेटेड ऑडिटर ने क्या किया है, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी है। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ना बोल रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है ये आपके स्कोप में नहीं है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ऐसे 540 का रेफरेंस देना है। क्या ठीक है, ऐसे 540 ऑडिटर को क्लियरली बोलता है क्या कि आपको क्या करना है, आपको प्रायर पीरियड की जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है आपको क्या करना है, उसको इवैल्यूएट करना है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। आपको करंट पीरियड के पर्पस के लिए आपको क्या करना है, प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट को क्या करना है, रिव्यू करना है। वो आपको है ना क्या कर सकते हैं, रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस आपको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, राइट। आपको है ना इंफॉर्मेशन मिलेगी विद रिगार्ड टू द मैनेजमेंट एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, क्या उसमें कोई चेंजेज हुआ है, क्या कोई सर्कमस्टेंस में चेंजेज हुआ है, वहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है या नहीं है तो कितनी है, क्या वहाँ पे कोई मैनेजमेंट बायसनेस वगैरह तो नहीं है। तो प्रायर पीरियड के रिव्यू करने से क्या होता है, ऑडिटर को रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, इसलिए ऑडिटर क्या करता है, प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट को क्या करता है, एवेल्यूएट करता है फॉर द पर्पस ऑफ करंट पीरियड ऑडिट, राइट। तो जो मैनेजमेंट का जो कंटेंशन है वो यहाँ पे सही नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ऐसे 540 क्लियरली बोलता है, it requires auditor to review the outcome of accounting estimate included in the prior period financial statement, right। However, the review is not intended to call into question the judgment made in the prior period that were based on the information available at that time। Okay, ये क्या होता है, सिर्फ ऑडिटर करंट पीरियड के ऑडिट के लिए क्या करता है, उसको इवैल्यूएट कर रहा है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अ प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, राइट। अब देखिए ऑडिटर क्यों करता है, क्यों, क्योंकि ऑडिटर को मिलती है इससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है फॉर द पर्पस ऑफ अ करंट पीरियड ऑडिट। So in the given case management is not correct in refusing the relevant information to the auditor, right। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी भी एक बार लास्ट की एक या दो लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है क्या। देखिए सीए बाल foresees a risk of material misstatement due to this fair value estimation, suggest him as how he should deal with such risk, elucidate with reference to relevant standards on auditing, right। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी है हेल्दी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, सीए बाल उसके क्या है, सीए है। अब कंपनी का कुछ बिजनेस बता रहा है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी वेरियस टाइप के ग्रेन्स क्या करती है, परचेज करती है और फिर क्या करती है, उसको फ्लोर में कन्वर्ट करती है, मतलब उसका आटा वाटा बनाती है। अब सीए बाल क्या कर रहे थे, while obtaining an understanding of the control environment of company, he found that entity's risk assessment procedure has some loopholes at various points in the purchase process and company is required to make certain material adjustment in financial statement on the basis of fair value estimation। ओके तो देखिए फिर ना क्वेश्चन क्या बता रहे, सीए बाल फोर्सेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू दिस फेयर वैल्यू एस्टिमेशंस, सजेस्ट हिम एज टू हाउ ही शुड डील विद सच रिस्क। ओके देखिए यहाँ पे सीए बाल ने क्या किया है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया, राइट। और वहां पे जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करा था तब वहां पे उसको क्या मिला, इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिली, क्या मिली वहां पे, इंटरनल कंट्रोल में कुछ डेफिशिएंसी मिली। इसके कारण उसने क्या किया है, वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या करी, असेस करी विद रेस्पेक्ट टू फेयर वैल्यू एस्टिमेशंस, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बताया, सीधा सीधा बता दिया कि ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया है और वहां पे ऑडिटर ने क्या किया है, वहां पे रिस्क को कंसीडर किया है विद रेस्पेक्ट टू फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अभी बता रहे हैं आप उसको किस तरीके से डील करोगे, मतलब ये क्या बोल रहा है आपको, आपके बता रहे हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब आपका रेस्पॉन्स टू द असेस रिस्क। ये किसका क्वेश्चन है, रेस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क,
जिसको अपन क्या बोलते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। जो भी आप अपना रिस्क असेस करिए है एट द स्टेज ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आप उसको किस तरीके से एड्रेस करोगे, उसके लिए अपन क्या करते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करता है, परफॉर्म करते हैं, राइट। अब ऐसे 540 अपन को क्या बताता है, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में ऑडिटर चेक करेगा क्या जो एएफआर की रिक्वायरमेंट है क्या उससे है ना कंप्लाई किया है, या फिर जो है ना डिस्क्लोजर जो एएफआर देने को बोल रहा है क्या मैनेजमेंट है ना एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रहा है। दूसरा जो मैनेजमेंट का जो अकाउंटिंग ना मेकिंग प्रोसेस है, जो एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस है, राइट, क्या वो रीजनेबल है। दूसरा क्या उसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और अगर चेंजेस है तो क्या उसको एप्रोप्रिएटली डील किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अब देखिए उसके लिए ऑडिटर बेसिकली क्या क्या देखता है, उसके पहले सबसे पहले देखेगा ऑडिटर क्या मैनेजमेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या मैनेजमेंट उसको कंसीडर करी है। साथ में ऑडिटर क्या करता है, उस जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होती है अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर क्या करता है उन सबको कंसीडर करता है, राइट। उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट का जो एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस है ऑडिटर क्या करेगा उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेगा, मैनेजमेंट वहां पे क्या मॉडल्स यूज ले रहा है, राइट, क्या एजम्पशंस वगैरह ले रहा है, क्या कोई एक्सपर्ट का यूज किया जा रहा है, राइट। ऑडिटर क्या कर सकता है, साथ में कुछ कंट्रोल्स को टेस्ट भी करेगा, राइट। साथ में ऑडिटर क्या करता है, खुद का भी पॉइंट एस्टिमेट वगैरह क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। इस तरीके से ऑडिटर क्या करता है, अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करता है, डिजाइन करता है, परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू एड्रेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखा जाता है उसमें क्या AF5 की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया जा रहा है। दूसरा जो मैनेजमेंट का जो एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस है क्या वो एप्रोप्रिएट है, क्या उसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया जा रहा है, राइट। उसके लिए अपन क्या करते हैं, कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं अलोंग विद ऐसे 330, राइट। देखिए सबसे पहले तो आप सारे इवेंट कंसीडर करते हो अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, टेस्ट हाउ मैनेजमेंट मेड द अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड द डेटा ऑन विच इट इज बेस्ड, उसमें अपन मेथड देखेंगे, एजम्पशंस वगैरह देखेंगे। साथ में अपन टेस्ट तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, अगर ऑडिटर क्या किया उसको रिलाई किया तो ऑफकोर्स उसको चेक करना पड़ेगा, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो ऑफकोर्स उसको ऑडिटर क्या करेगा, उसको कंसीडर करेगा। डेवलप अ पॉइंट एस्टिमेट, तो बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। सिर्फ आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना था और देखा था कि ओके ऑडिटर ने ना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म कर दिया, ये क्वेश्चन खुद क्लियरली बता देगा ऑडिटर ने क्या किया, वहां पे रिस्क असेस करिए और उस रिस्क का अगेन ऑडिटर अपने रिस्पांस किस तरीके से डिजाइन करेगा, आपको सिर्फ वो बताना था, राइट। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ओके ये आप एक बार खुद देख लेना, रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप इसको है ना सारा क्या करना, गो थ्रू करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आते हैं, देखिए एबीसी लिमिटेड है वो कंस्ट्रक्शन की क्या है बिजनेस में। अब देखिए ये अपन को क्वेश्चन है, while preparing the financial statement for the year ended 31st March 2023, management has made various accounting estimate and confirmed to the auditor that all necessary accounting estimate have been recognized, measured and disclosed in the financial statement are in accordance with the AFRF. Okay. The auditor during the course of audit observed some changed circumstance giving rise to the need for an accounting estimate. Inquiry of same were sought from the management. Can you list down some circumstance change of which will result in inquiry from the management? Okay. अब हमको कुछ सर्कमस्टेंस के बारे में पूछा है कि आप हमको कुछ सर्कमस्टेंस बताइए जिसके कारण मैनेजमेंट को क्या करना होता है, एस्टिमेट लेने होते हैं, या फिर जो ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड एस्टिमेट होते हैं उसमें चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, राइट, या फिर AFR की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, या फिर आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हो गया है, बराबर, या फिर आपके ऑपरेशंस वगैरह में क्या है कुछ चेंजेस वगैरह हो गए हैं। तो ये कुछ सर्कमस्टेंस है, राइट, जिसके कारण क्या होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने पड़ते हैं या फिर उस पर चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए न्यू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में एंटर होना, या फिर टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या होना, चेंज वगैरह होना, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर AFR की रिक्वायरमेंट में चेंज होना, या फिर लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट में चेंज होना, या फिर कोई नई कंडीशन क्या होनी ऑकर होनी, राइट। उसके कारण क्या होता है नए अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने हो सकते हैं, या फिर जो ओरिजिनली जो ऑलरेडी जो है ना रिकॉर्डेड अकाउंटिंग एस्टिमेट है उसमें कुछ चेंजेस करने हो सकते हैं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ डेटा सॉल्यूशंस लिमिटेड और लिस्टेड कंपनी, योर ऑडिट मैनेजर ऑब्जर्व दैट सेवरल एस्टिमेट्स आर मेड बाय द कंपनी. He seeks your guidance to know area of accounting estimate that may give rise to lower level of risk of material misstatement. Okay, ये आपको बताना है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट में कुछ आपको एग्जांपल देना है जहाँ पे क्या होते हैं लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है। देखिए लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहाँ होती है, आपको अच्छे से पता है, जो अपने क्या है रूटीन नेचर के ट्रांजेक्शन है, राइट, या फिर अपने जो जिस ट्रांजैक्शन या फिर जिस इवेंट के रिगार्डिंग जो है ना अपन अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने हैं, राइट, वो सिचुएशन कैसी कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं है, या फिर A5 की रिक्वायरमेंट क्या है सिंपल है, या फिर जो मॉडल जो प्रिस्क्राइब किया जा रहा है वो क्या है इजीली एप्लीकेबल है, राइट, या फिर जो इनपुट्स है, राइट, वो क्या है इजीली अवेलेबल है, राइट। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, राइट, तो वहां पे लो जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट वो क्या होती है, कम होती है, राइट। तो अपन ने वहां पे एक जनरल टैगलाइन क्या पढ़ी थी अपन ने, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिपेंड करती है पहला तो नेचर ऑफ मटेरियल नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, एंड दूसरा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन डिटेल होगी, राइट, उतनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगी। दूसरा है नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, अगर रूटीन नेचर का है, राइट, या फिर जहाँ पे क्या है जो रिक्वायरमेंट वगैरह है वो क्या सिंपल है, तो वहाँ पे क्या होती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है, कम होती है। देखिए क्या बोल रहा है, बिजनेस एक्टिविटी दैट आर नॉट कॉम्प्लेक्स, रूटीन ट्रांजेक्शन जो होते हैं वहाँ पे, या फिर डेटा दैट इज रेडीली अवेलेबल जिसको अपन क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेबल, राइट, इनपुट्स, या फिर जो मेजरमेंट मेथड जो प्रिस्क्राइब कर रखा है AFRF ने वो क्या है सिंपल है, उसको इजीली अप्लाई किया जा सकता है, और जो या फिर जो मॉडल है वो क्या है जनरली एक्सेप्टेड वगैरह है, राइट।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मिस्टर एल while auditing the audit of ABC Limited observe that a substantial amount is recognized in respect of obsolescence of inventory and warranty obligation in the financial statements. Mr. L wants to obtain written representation from the management to determine whether the assumptions and estimates used are reasonable. Guide Mr. L with reference to relevant standards on auditing. Okay, अपन क्या करते हैं, अपन ऑफकोर्स अपन देखा था कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में क्या होते हैं, मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंट एजम्पशंस होते हैं, और जब वो एरिया होता है तो ऑडिटर को वहां पे स्पेसिफिकली ऑडिटर को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने चाहिए। क्या लेने चाहिए, पहले तो आपने A5 के रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट, जब तक आप अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट ले रहे हो, राइट, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जो अप्रूवल हो, राइट, आपने क्या किया, सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया है, राइट, आपका जो प्रोसेस है, अकाउंट एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस है, वो क्या है, रीजनेबल है, राइट, दूसरा वो कंसिस्टेंट है विद द अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, राइट, दूसरा वो कंसिस्टेंट है विद द इंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट वगैरह, राइट। तो अपन क्या करते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ क्या करते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, किससे, मैनेजमेंट से, राइट। देखिए अपन है ना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिलेटेड assumptions एंड मॉडल्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। दूसरा, देयर कंसिस्टेंसी विद द मैनेजमेंट इंटेंट एंड एबिलिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शंस। दूसरा अपन एक और है ना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड एडिक्वेट डिस्क्लोजर रिलेटेड अकाउंटिंग एस्टिमेट are complete and appropriate under the applicable FRF, that no subsequent event require adjustment to accounting estimate and disclosure included in the financial statement, right। अपन ये कुछ एरिया है जिसके रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो एक बार इसकी लास्ट की दो लाइन रीड करते हैं, क्या अपन को कुछ बेनिफिट होता है या नहीं होता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन अपन पढ़ रहे हैं। देखिए वहां पे क्या है, हाउ यू एज एन ऑडिटर कैन इवेल्युएट this accounting estimate which involves significant risk and what if management has not addressed the effect of estimation uncertainty on provision made। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ने जो पूछा था वो यहाँ पे पूछ लिया। अब मेरे ख्याल से ऊपर उन्होंने सिर्फ रामायण गाई है। अब एक बार अपन पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि अपन ऑफकोर्स एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, तो एक बार अपन पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कंपनी है GSB लिमिटेड, वो टेलीकॉम सेक्टर में क्या करती है, ऑपरेट करती है, उसके ऑडिटर है HK एंड कंपनी। अब एक है ना स्पेक्ट्रम एलोकेशन एग्रीमेंट है विद गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग GSB को क्या करना होता है, कुछ परसेंटेज, राइट, कुछ परसेंटेज ऑफ देयर एनुअल रेवेन्यू, राइट, वो क्या करना होता है, GSB को है ना एज ए लाइसेंस फी पेड करना होता है गवर्नमेंट को, राइट। तो GSB लिमिटेड ने क्या किया, अपने कोर बिजनेस पे, राइट, क्या किया, उसका कुछ परसेंटेज, उसका जो कोर बिजनेस था उसका कुछ परसेंटेज क्या किया है, एज ए लाइसेंस फी गवर्नमेंट को पे करी, राइट। अब क्या हुआ, 2 साल तक ये काम चला। अब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक कम्युनिकेशन किया, नोटिस भेजा GSB को। गवर्नमेंट ने उसमें बोला कि GSB को जो उनका जो टोटल रेवेन्यू है उसका कहना कुछ परसेंटेज क्या कहना है, उसको लाइसेंस फी देना है, ना कि उसके सिर्फ कोर बिजनेस पे, राइट। गवर्नमेंट ने ये बोला। तो GSB ने क्या किया, वो मैटर डिस्प्यूट में हो गया और दोनों क्या चले गए, गवर्नमेंट और GSB लिमिटेड क्या चले गए, कोर्ट में चले गए। अब ऑन प्रूडेंस बेसिस GSB ने क्या किया, एक प्रोविजन बनाया on the estimated business in its books of account of aggregate percentage on non core business related also। ओके, जो नॉन कोर बिजनेस था, राइट, उसका जो रेवेन्यू था उसका कुछ परसेंटेज के बेसिस पे GSB लिमिटेड ने क्या किया, ऑन द प्रूडेंस बेसिस को ना प्रोविजन बना दिया। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन वाज ऑफ सच ह्यूज अमाउंट दैट द GSB लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दैट क्वार्टर रिफ्लेक्टेड लॉस ड्यू टू दैट प्रोविजन। तो उस क्वार्टर का GSB लिमिटेड का जो प्रॉफिट था, उस प्रोविजन का अमाउंट इतना ज्यादा था कि वो प्रॉफिट क्या चला गया, लॉस में चला गया। मतलब ये अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, कैसे है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, राइट। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अगर मैं बात करूं, ये सारी अपन रामायण हटा देते हैं यहाँ से, तो देखिए ये सारा पढ़ने से अपन क्या पता चला, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसा है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अब अपन देखिए लास्ट की क्वेश्चन की 2 लाइन थी, उसमें आपने क्लियर बोला था, क्या बोला था, हाउ यू एज एन ऑडिटर कैन इवैल्यूएट दिस अकाउंटिंग एस्टिमेट व्हिच इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट रिस्क एंड व्हाट इफ मैनेजमेंट हैज नॉट एड्रेस्ड द इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ऑन प्रोविजन मेड। तो अभी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट रिलेटेड जो रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क, आप उसको किस तरीके से आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, किस तरीके आप उसको डील करोगे। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं आपने क्या अल्टरनेट अजम्पशंस आपने कंसीडर किए थे, आपने उसको क्यों रिजेक्ट किए, राइट। आप कुछ बेसिस तो होगा ना, जो भी प्रोविजन लेते हैं, जिस भी बेसिस पे लेते हैं, तो जो एजम्पशंस होते हैं, दूसरे एजम्पशन आपने उनको क्यों है ना कंसीडर नहीं किया। साथ में जो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, क्या आपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एड्रेस किया, मतलब अगर 1% ऊपर है ना अमाउंट ऊपर नीचे हो गया या 2% अमाउंट ऊपर नीचे हो गया तो उसका क्या इंपैक्ट वगैरह जाएगा, क्या आपने उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एड्रेस किया है, राइट। दूसरा, आपने जो एजम्पशंस वगैरह लिए हैं या फिर जो एस्टिमेट लिए हैं, क्या वो कंसिस्टेंट है विद अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल वगैरह, राइट। साथ में आप एक और क्वेश्चन उसने क्लियरली बोला कि मैनेजमेंट क्या करता है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को एड्रेस नहीं करता, तो उसके समय क्या करता था, खुद का पॉइंट एस्टिमेट क्या करता था, डेवलप करता था, राइट। तो देखिए पहला तो क्या मैनेजमेंट ने किस तरीके से कंसीडर किया है अल्टरनेटिव अजम्पशंस और आउटकम, और मैनेजमेंट ने उनको क्यों रिजेक्ट किया, राइट।
और मैनेजमेंट ने क्या एड्रेस किया है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट, whether the significant assumptions used by management are reasonable, and where relevant to reasonableness of the significant assumptions used by management or the appropriate application of the AFRF, management intend to carry out a specific course of action and its ability to do so। मतलब मैनेजमेंट कुछ assumptions लेती है राइट, वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट क्या एक्शंस ले रही है या फिर मैनेजमेंट क्या प्रेडिक्ट कर रही है। तो अपन देखते हैं कि सारा कंसिस्टेंट है या नहीं है, या फिर मैनेजमेंट जो एक्शंस लेने का बोल रही है क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, राइट। तो अपन क्या कहते हैं ये सारी चीजें देखते हैं। फिर अपन ने देखा था अगर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अगर एड्रेस नहीं कर रहा है एडिक्वेटली किसको, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को, तो ऑडिटर क्या करता है उस केस में, ऑडिटर क्या करता है डेवलपर रेंज विद विश टू इवैल्यूएट रीजनेबलनेस ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट। उसमें ऑडिटर क्या करता है खुद का है ना क्या करता है अकाउंट एस्टिमेट क्या करता है डेवलप करता है, राइट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, व्हाइल ऑडिटिंग जेड लिमिटेड यू ऑब्जर्व certain material financial statement adjustment have been based on the estimate made by the management as an auditor, how do you minimize the risk of material misstatement? ओके, देखिए क्वेश्चन आपको पूछा है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में, राइट, विद रेस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो वहां पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले A5 की रिक्वायरमेंट देखते हैं। देखिए हमेशा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को दो चीज में याद रखोगे तो आपको है ना आराम से उसके पॉइंट याद रहेंगे। पहला इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क के लिए अपन क्या करते हैं A5 की रिक्वायरमेंट देखते हैं, एंटिटी के ऑपरेशंस की अपन क्या करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, दूसरा अपन क्या करते हैं उसके कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। उसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, एड्रेस करते हैं, राइट, असेस करते हैं। ओके तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे A5 की रिक्वायरमेंट देखेंगे, एंटिटी के ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट देखेंगे, लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट वगैरह देखेंगे, राइट। उसके बाद अपन क्या करेंगे मैनेजमेंट का जो एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस है ऑडिटर क्या करेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, राइट। मैनेजमेंट की जो सर्कमस्टेंस को किस तरीके से मैनेजमेंट उनको आइडेंटिफाई करती है जिसके कारण क्या होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने होते हैं, ऑडिटर क्या करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेता है, राइट। मैनेजमेंट जो कंट्रोल से मैनेजमेंट लगा ऑडिटर उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, राइट। मैनेजमेंट क्या डेटा यूज कर रही है, मैनेजमेंट क्या एक्सपर्ट का यूज वगैरह कर रही है, ऑडिटर क्या करता है उन सबको कंसीडर करता है। और ऑडिटर साथ में क्या करता है प्रायर पीरियड के जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है उनको भी क्या करता है एवेल्यूएट करता है फॉर द पर्पस ऑफ करंट पीरियड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखिए सबसे ऑडिटर क्या करेगा A5 की अंडरस्टैंडिंग वगैरह लेकर साथ में एंटिटी के ऑपरेशंस वगैरह की अंडरस्टैंडिंग लेगा और ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई दो ट्रांजैक्शन जिसके क्या होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने होते हैं। फिर ऑडिटर क्या करेगा मैनेजमेंट का जो एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस ऑडिटर क्या करेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, ऑडिटर देखिए क्या मेथड यूज किया जा रहा है, क्या रेलेवेंट कंट्रोल्स है, क्या मैनेजमेंट ने कोई एक्सपर्ट का यूज किया है, राइट। अंडरलाइंग एजम्पशंस वगैरह ऑडिटर क्या करेगा कंसीडर वगैरह करेगा और कुछ खास चीजें। और ऑडिटर क्या करेगा ऑडिटर सेल रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडेड इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। ओके अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए assumptions are integral component of accounting estimate। ओके हमको पता है state the matters that the auditor may consider in obtaining an understanding of the assumptions underlying the accounting estimate with reference to the relevant standards of auditing। ओके देखिए हमेशा आपने बोला था कि जब भी एस्टिमेट लेते हैं तो assumptions उसका क्या होता है इंटीग्रल पार्ट होता है। कुछ मैनेजमेंट assumptions लेती है उसके बेसिस पे क्या होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट लिए जाते हैं। तो ऑडिटर को क्या होता है उस assumptions की भी क्या होती है अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, राइट। क्या वहां पे कोई बायसनेस वगैरह तो नहीं है, राइट। ऑडिटर क्या करता है assumptions की भी अंडरस्टैंडिंग लेता है। तो एजम्पशन में ऑडिटर देखेगा नेचर ऑफ एजम्पशंस क्या है, राइट, क्या वो सिग्निफिकेंट एजम्पशंस है, राइट, क्या मैनेजमेंट ने सारे इंफॉर्मेशन कंसीडर करी है, राइट। मैनेजमेंट जब भी कोई एजम्पशंस लेती है तो वहां तक जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या मैनेजमेंट या फिर जितने भी वेरिएबल्स है क्या मैनेजमेंट उन सबको कंसीडर कर रहा है। साथ में ये जो एजम्पशंस है क्या वो कंसिस्टेंट है विद द अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द एंटिटी, या फिर जो ऑडिटर की जो अंडरस्टैंडिंग है क्या ये एजम्पशन उनके साथ कंसिस्टेंट है, राइट। क्या ये है ना मैनेजमेंट का जो इंटेंट है, राइट, क्या ये उसके साथ कंसिस्टेंट है, राइट। साथ में अपन देखते हैं क्या ये एजम्पशंस है क्या ये ना मैनेजमेंट के कंट्रोल में है या फिर आउटसाइड द कंट्रोल है, राइट। जैसे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह होती है या फिर जो बैंक की जो रेट वगैरह होती है वो ऑफ कोर्स है ना मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है। तो अपन क्या देखते हैं जो एजम्पशंस वगैरह होती है, राइट, क्या ये एंटिटी के कंट्रोल में है या फिर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी वगैरह है, राइट। साथ में अपन वहां पे देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन अंडरलाइंग द एजम्पशंस, राइट। तो देखिए अपन देखेंगे सबसे पहले तो नेचर ऑफ एजम्पशन, हाउ मैनेजमेंट असेस वेदर द एजम्पशंस आर रेलेवेंट एंड कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करना, क्या वो इंटरनली कंसिस्टेंट है। फिर अपन देखते हैं क्या विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है या नहीं है, एंड नेचर एंड एक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इफ एनी सपोर्टिंग द एजम्पशंस। अब अपन इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रिपीट जैसा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको करना, अगर टफ लगे या कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज मुझे पूछना, राइट। थोड़ा सा अलग है, प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार देखना और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज करना, राइट। चलिए अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड, कौन सा है SA 520, कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, राइट। ओके अब अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं SA 520 का। देखिए क्या क्वेश्चन है, इन ऑडिट ऑफ DEF लिमिटेड द ऑडिटर हैज मेड यूज ऑफ सर्टेन एनालिटिकल प्रोसीजर विद रिगार्ड टू सर्टेन की डेटा इन द स्टेटमेंट ऑफ अ P&L। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड showed inconsistency with other relevant information. State the course of action that the auditor should take to ensure that the risk of material misstatement would be contained to a low level fixed as per materiality level। ओके अगर देखिए क्या है इनकंसिस्टेंट है, मतलब आपके जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के जो है ना
रिजल्ट आए हैं और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है विद रेस्पेक्ट टू एंटिटी, अगर दोनों क्या है इनकंसिस्टेंट है, क्या है इनकंसिस्टेंट है, तो ऑडिटर को क्या करना होता है, उसको रिजॉल्व करना होता है। क्या करना होता है, उसको रिजॉल्व करना होता है। उसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, मैनेजमेंट की इंक्वायरी करते हैं। मैनेजमेंट का जो रेस्पॉन्स होता है, राइट, और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन अपने पास जो अवेलेबल होती है उसके बेसिस पर ऑडिटर देखता है क्या ऑडिटर को फर्दर और दूसरा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है या नहीं करना है, राइट। तो देखिए उस केस में ऑडिटर क्या करता है, सबसे पहले इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट करता है and obtaining appropriate audit evidence relevant to management response and performing other audit procedure as necessary in the circumstance। तो बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए बहुत पुराने क्वेश्चन है, नवंबर 18 में आया हुआ, तो अभी ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन वापस देखने में आएंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आ रहा है May 19 से ओल्ड सिलेबस, तो काफी पुराना क्वेश्चन है और 7 मार्क्स का है, मतलब उनकी तो लॉटरी लग गई थी 7 नंबर का उस समय ना, मतलब लॉटरी लग जाना। ओके अब देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्या है देखिए क्वेश्चन है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ मेसर्स एक्सीलेंट होटल लिमिटेड। Now, as a senior partner, you want to use analytical procedure in respect of payroll expenses discuss। Okay, देखिए ऑफ कोर्स अपने एक एग्जांपल लिया था कि पेरोल एक्सपेंस के रिगार्डिंग ऑडिटर को स्पेसिफिक ऑडिटर क्या करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल का यूज करना। प्रेडिक्टिव मॉडल का मतलब जो एम्प्लॉय डेटा जो अपने पास अवेलेबल होता है, राइट, उसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं, पेरोल एक्सपेंस को क्या करते हैं, एंटीसिपेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट रिकॉर्डेड होता है अपन क्या करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं, राइट, क्या वहां पे इनकंसिस्टेंसी है या नहीं है, या फिर क्या मोटा मोटी मैच हो रहा है, बराबर। अब ध्यान रखना जितना कंसिस्टेंट होता है एम्प्लॉय डेटा, मतलब जितना एम्प्लॉय टर्नओवर कम है, राइट, जितना वो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द ईयर, उतना ही अपन क्या कर सकते हैं और बेटर वे में क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट जो पेरोल कॉस्ट है उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये अपन को जो नॉर्मल जो है ना सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर होते हैं उससे अपन को ज्यादा पॉजिटिव ऑडिट एविडेंस अपन को देता है ये, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, प्रेडिक्टिव मॉडल का यहाँ पे यूज किया जा सकता है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय का जो डेटा होता है, राइट, जो टर्नओवर डेटा होता है उसके बेसिस पर क्या करते हैं, पेरोल कॉस्ट को क्या करते हैं, एंटीसिपेट करते हैं, राइट। और ध्यान रखना, where an entity has a known number of employee at a fixed rate of pay throughout the period, it may be possible for the auditor to use this data to estimate the total payroll cost for the period with a high degree of accuracy, thereby providing audit evidence for a significant item in the financial statement and reducing the need to perform a test of detail on the payroll, right। अपन क्या बोला, वो जितना कंसिस्टेंट रहेगा आप उतना है ना क्या कर सकते हो, और है ना एक्यूरेसी के साथ क्या कर सकते हो, उस है ना एक्सपेंस को क्या कर सकते हो, एंटीसिपेट कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन अपनी डेवलप कर सकते हो, राइट। तो ऐसे 520 में बहुत सिंपल से 2 क्वेश्चन थे, इसी के साथ अपना ऐसे 520 भी होता है कंप्लीट। अब देखिए अपने ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के जो मेन क्वेश्चन थे अपने सारे कर दिए। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन क्या है पेंडिंग है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पेंडिंग है, तो वो अपन कब करेंगे, अपन जब ऐसे जो चैप्टर 4 है, राइट, एक बार उसके सारे अपन स्टैंडर्ड्स कर लेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, चैप्टर 4 में भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है और चैप्टर 3 में भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो अपन क्या करेंगे उस समय करेंगे, राइट। तो चलिए इसी के साथ पूरा होता है चैप्टर 3। थैंक यू, राधे राधे।